किसने बोला 24 को? मैम 21 को है। हाँ ओके ओके 21। चलो पहला क्वेश्चन करो, देखो। DNA molecule at which gene of interest is integrated for cloning. किसके ऊपर हम gene of interest लगाते हैं? Vector के ऊपर। The cutting of DNA at specific location. Specific location. restrictive enzymes. Restriction enzymes कट करते हैं. Which of the following is the case of wrong matching? Somatic hybridization में दो सेल्स का फ्यूजन कराता है. वेक्टर डीएनए क्या टीआरएनए सिंथेसिस की नो मैम गलत है. माइक्रो प्रोपगेशन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है. कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड मास है. तो द इनकरेक्ट इज डी. एग्री? Yes. यस मैम. टूल्स पे आ रहा हूँ. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रिस्ट्रिक्शन. अब मेरे को चार्ट सेक्शन में देना है इसका आंसर. Each restriction enzyme function by inspecting the पहले पूरे लेंथ डीएनए के पता लगाता है. They cut the strand of palindromic साइड से कट करते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं. स्टिकी एंड को हम डीएनए लाइगेज से ज्वाइन कराते हैं. साक्षी बी क्यों बोल रहे हो? मैम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे तो मतलब एंडोन्यूक्लियस करता है ना, एक्सोन्यूक्लियस तो साइड से कट करता है. इन्होंने एक्सोन्यूक्लियस इसमें तो सही है ना, इसमें तो सही है ना, पैलिड्रोमिक साइट को कट करता है. रिस्ट्रिक्शन लिखा है, एक्सो एंडो नहीं लिखा. मैम ए होगा. डी होगा मैम. मैम डी तो भाई स्टिकी एंड स्टिकी एंड को डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन कराएंगे. पर मैम वहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला है ना, विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. एग्जैक्टली क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड को बनाएंगे एंड उनको ज्वाइन. और वैसे भी हम स्टिकी एंड्स को डीएनए लाइगेज की थोड़ा हेल्प से थोड़ा ना ज्वाइन कराता है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है वहां पे. यस मैम लाइगेज. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट करेक्ट पेयर बताना है. लाइगेज दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करेगा. पॉलीमरेज क्या ब्रेक करेगा डीएनए को? नहीं. सही है ना ये? बी वाला सही है ऑप्शन? मैम ए होगा ना. नो मैम. मैम बी वाला तो गलत है. हाँ बी वाला गलत है. बनाता है और न्यूक्लियस दो स्ट्रैंड को सेपरेट करता है. एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन पे देना. नहीं स्पेसिफिक से थोड़े ना. न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. नो मैम. नो मैम. मॉलिक्यूल को कट करता है. सो द करेक्ट पेयर इज ए. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करो. ए होगा इसका तो. यस मैम. AATTC लेफ्ट टू राइट पढ़ लिया और एक राइट टू लेफ्ट पढ़ लिया. यस मैम. ए होगा. 17 फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द. साक्षी कंफ्यूजन में है. देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड रिकॉग्नाइज करता है. कट डीएनए मॉलिक्यूल सिर्फ आइडेंटिफाइड पोजीशन से कट करता है. विद इन द डीएनए कट लगाता है. एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड. बोथ द स्ट्रैंड. एक स्ट्रैंड को दोनों स्ट्रैंड को कट लगाता है. तो यही हुआ. द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बोन. या शुगर फॉस्फेट बोन को कट करता है. शुगर फॉस्फेट बोन ही बैकबोन होती है ना डीएनए की, उसी को कट करता है. यस मैम. क्लियर? यस. 19 करो. फोर स्टेटमेंट दिए हुए हैं रिगार्डिंग टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इनकरेक्ट आपको बता देना है. डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसको किधर डालेंगे हम लोग? कैथोड की साइड या एनोड की साइड? लोडेड पूछा है. लोडेड ऑन. नॉट. नेगेटिवली चार्ज है
तो कैथोड क्या होता है? कैथोड बी नेगेटिव होती है, तो हम लोग इन्होंने बोला एनोड टर्मिनल की साइड डालेंगे, बट एनोड की नहीं, कैथोड की साइड डालेंगे ना, एनोड की साइड तो मूव करेगा, यस मैम। है ना। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है और इन्होंने इनकरेक्ट बोला है, तो फर्स्ट मैम करेक्ट बोला है। करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट एलिमिनेट कर देंगे इसमें। डीएनए फ्रेगमेंट ट्रैवल सरफेस पे मूव करता है, हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट मूवमेंट ऑफ डीएनए, क्या उनकी कंसंट्रेशन अफेक्ट करता मैम इनकरेक्ट है। है? इनकरेक्ट है। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए, लार्जर इज द डिस्टेंस दे विल ट्रैवल, नो मैम, फादर मैम फास्टर होगा। फास्टर। larger is the distance or faster they move, सेम ही तो बात है, सेम ही तो है मैम, ये सही होगा ना। सही है दीदी। प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज, क्या डायरेक्टली उसको यूवी रेडिएशन? नहीं मैम, इथिडियम ब्रोमाइड में स्टेन करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड फ्रेंड। सही हुआ ऑप्शन ए। यस मैम ऑप्शन मैम सी तो सही है ना। डी होगा ना। बच्चा कौन सा? ऑप्शन डी होगा। मैम डी होगा। हमारे पास फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है और फोर्थ फॉल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी। क्या अब यस क्वेश्चन मैम। वेलिस्नेरिया, कैसे इसका पॉलिनेशन होता है? वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन। वाटर से होता है, फाइन वाटर में होता है। वाटर हाइसेंथ का विंड 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 होता है इंसेक्ट से या वाइंड। मैम वाइंड। विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। विंड और वाटर में से सबसे ज्यादा कौन यूज किया जाता है? मैम विंड 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 विंड। यस मैम विंड। और विंड का एग्जांपल हमको वो कॉर्न दिया हुआ था ना, यस यस मैम। यस मैम। ग्रासेस, यस मैम। ग्रासेस के अंदर रेयर होता है ना। यस मैम। पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है वो किससे बनी है? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन। क्या यही इसको फॉजल नेचर देती है? यस मैम। यस मैम। यही इसको फॉजल वाला नेचर देती है। सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई कौन सी लेयर होती है? इंटाइन इंटाइन मैम। इंटाइन लेयर। कॉन्टिन्यूअस होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है। कॉन्टिन्यूअस होती है। कॉन्टिन्यूअस होती क्लियर? यस मैम। यस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए 3 मेथड्स बताओ। मैम डाइकोगेमी, डाइकोगेमी और और सेल्फ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। डाइकोगेमी, हर्कोगेमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट इज डाइकोगेमी? मैम जब स्टिग्मा डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टिविटी और मैच्योर होते हैं एंथन ना। होगी। जब मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम यस मैम। और पोजीशन में डिफरेंट आ रहे, देन दैट केस इज नोन एज मैम हर्कोगेमी। हर्कोगेमी। तो दोनों चैप्टर्स हमको बहुत अच्छे से आ गए। यस मैम। अब आ जाए नए वाले चैप्टर पे हमारे, यस मैम। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने जो बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़े थे, वहां पे हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाया था। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे किया। अब सबसे पहली चीज आती है कि कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर सकता। लेट्स सपोज मेरा मन करने लग जाए कि मैं अपने आसपास कोई बायोटेक का प्रोडक्ट बना लूं, तो क्या मैं बना सकती हूँ? नहीं बना सकते ना। उसके लिए एक प्रॉपर कमेटी है हमारे पास। यस मैम। यस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, है ना। तो अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ, कुछ भी यूज कर रही हूँ, तो मुझे पहले इस कमेटी के पास जाके उस चीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले या फिर उसको ह्यूमंस के यूज में लेके आने से पहले। होगा या नहीं होगा? अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के केस में, हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हम नहीं कर सकते।
ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम हमेशा बायोटिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको बताते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर में हमको पता है कि पेस्ट वगैरह को मारने के लिए हम कितने ज्यादा केमिकल का यूज करते हैं, एंड वही केमिकल्स फिर बारिश होती है और पानी के थ्रू हमारे रिवर वाटर्स को गंदा करता है, नहीं करता है, एज वेल एज सॉइल पोल्यूशन भी फैलाता है, विंड पोल्यूशन भी फैलाता है, हर एक टाइप का पोल्यूशन फैलाता है। तो एक प्रॉब्लम है, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे सोल्यूशन निकाले कि भाई जो हमारे प्लांट्स है उन्हीं प्लांट्स के अंदर हम पेस्टिसाइड्स वाला जीन डाल दे कुछ, कि उसके ऊपर पेस्ट लगे ही ना, या हम जो केमिकल्स बना रहे हैं, जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह वहां पे यूज करो, एग्रीकल्चर रिलेटेड होना चाहिए, एग्रो केमिकल होना चाहिए, ये केमिकल्स को बिल्कुल यूज ही ना करे। निकाले नहीं सकते है ना सोल्यूशन हम यहाँ पे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हम यूज करना शुरू कर सकते हैं, या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन का काम क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन का काम था कि भाई आज के टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारी जो फूड की सप्लाई है उसको हमें ट्रिपल करना पड़ेगा। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम था। कितना? ट्रिपल द फूड सप्लाई, सो दैट जितनी भी ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको प्रॉपरली फीड कर पाए। और नेचुरली ये चीज पॉसिबल नहीं थी, इसलिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज किया इन्होंने। एग्रो केमिकल्स यूज करने शुरू किए, एग्रो केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स यूज करने शुरू किए। फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड हमको पता है एग्रो केमिकल्स कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी इल्ड इंक्रीज कराने के लिए, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए इन लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, ग्रीन रिवोल्यूशन का काम क्या था? ट्रिपल द फूड सप्लाई, फूड सप्लाई को ट्रिपल करना। फिर हम जिसके भी अंदर बायोटेक्नोलॉजी लगाएंगे उसको हम बोलेंगे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी हो सकता है जिसके जीन्स के अंदर हमने कुछ मैनिपुलेशंस कर दिए। अब वो मैनिपुलेशंस कैसे, किस किस लेवल पे हो सकता है? हम लोग अपनी क्रॉप्स के अंदर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरी कोई क्रॉप है एक ऐसे एरिया के अंदर है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तो क्रॉप कभी भी वहां पे ग्रो नहीं कर पाती है, तो हम उस क्रॉप के अंदर कुछ ऐसा जीन डाल दे कि वो लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए, है ना। तो यहाँ पे हम एबायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट करने के लिए, कोल्ड हो गया, ड्रॉट हो गया, सॉल्ट, हीट, इन सबको टॉलरेट करने के लिए अपनी क्रॉप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। या फिर हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं कि क्रॉप के अंदर ही कुछ ऐसा डाल दो कि वो पेस्ट को इग्नोर करते हैं, जिसका एग्जांपल हम एक पढ़ेंगे यहाँ पे। या फिर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है कि हम लोगों ने, लेट्स सपोज टमाटर वाला एग्जांपल हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि भाई टमाटर हमारे बन गए, लेकिन टमाटर कहाँ पे बन रहे? जैसे आप लोग दिल्ली से हो मैक्सिमम बच्चे, तो दिल्ली वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों के दिल्ली में जो टमाटर आता है वो आता है हिमाचल से। वैसे हिमाचल से एप्पल आता है, बट एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। तो हिमाचल से दिल्ली तक आने में टमाटर खराब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? चलो आ भी गए, लेकिन आपके घर आके वो 1 या 2 दिन रुक पाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब Yes, ma'am. हार्वेस्टिंग के बाद जो टमाटर का लॉस आ रहा है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हम टमाटर के अंदर कोई ऐसा जीन डाल दे कि वो जल्दी खराब ना हो, कर सकता है ना। यस मैम। तो Yes, ma'am. इस केस को हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बारे में हम लोग जरा इसका केस पढ़ लेते हैं साथ ही। इन टमाटर्स को हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टमाटर। टमाटो। अब क्या होता है ना, अब अच्छा टमाटर खराब होने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। टमाटर हमारे खराब क्यों होता है? राइपनिंग हो जाती है उनकी। मैम वो होता पिलपिले है से ना? हो जाता है। हाँ, वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। तो अब मार्केट में भी जाते हो तो ना टमाटर जब मम्मी आप पसंद करते हो तो उनको ना ऐसे हाथ पे पकड़ के देखते हो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं, तब नहीं लेता, बोलते हो खराब है। होता है ना, बहुत हार्ड Yes, हार्ड से लेके आता है, स्पेशली प्रेफर करते हैं बहुत हार्ड से लेके आएंगे ताकि वो ज्यादा टाइम तक चले। तो ऐसा क्या होता है टमाटर के अंदर कि वो 3-4 दिन के बाद सॉफ्ट होने लग जाता है। इनके अंदर, टमाटर्स के अंदर नेचुरली एक जीन प्रेजेंट होता है, जो जीन एक एंजाइम बनाता है। दैट एंजाइम इज नोन एज पोली गैलेक्टो यूरिनेज। क्या नाम है? पोली गैलेक्टो यूरिनेज, पोली गैलेक्टो यूरिनेज। यही एंजाइम क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो।
ओके मैम। टमाटो को सॉफ्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यही जीन हमारे टमाटर को खराब कर रहा है, तो क्यों ना हम इस जीन को ही बनने से रोक दें, तो हमारे टमाटर जल्दी खराब भी नहीं होंगे। यस मैम। तो इसी यही किया है इसके अंदर। तो इन टमाटो को हमने क्या बनाया, फ्लेवर्स ओवर टमाटो बना दिया, मतलब टमाटो को जीएमओ बना दिया। कैसे? हमने यहाँ पे टेक्निक लगाया, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, ये टेक्निक क्या होती है आगे समझाऊंगी, या फिर हम इसको जीन साइलेंसिंग भी बोल देते हैं, हाँ मैम। या फिर इसको हम और एक और नाम बोलते हैं एंटीसेंस और सेंस आरएनए। एंटी सेंस आरएनए। ये सब, अब ये सब नाम क्या है कि भाई जीन है हमारे पास, एक जीन से। अब हमने वो पढ़ा है ना मॉलिक्यूलर प्रोसेस में, सेंट्रल डॉग्मा, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। प्रोटीन ही एक एंजाइम होता है। यस मैम। तो अगर मेरे को इस एंजाइम को बनने से रोकना है, तो मेरे को इस आरएनए को बनने से रोकना पड़ेगा, यस ये बनने में इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो इस टेक्निक के अंदर हम इस आरएनए में इंटरफेरेंस करते हैं। इस आरएनए के अंदर वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो प्रोटीन को बना रही है, उस जीन को साइलेंट कर दो वहीं पे। या फिर आरएनए है हमारे पास, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना, डबल स्टैंडर्ड बना देंगे। डबल स्ट्रैंडेड बनवा दो, इसके अगेंस्ट एक और एंटीसेंस आरएनए ले आओ, तो ये आपका प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी फिर। प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा कभी भी उसके अंदर से। तो दीज आर द टेक्निक्स जिसके अंदर हम लोग अपना जीन को बनने से रोक सकते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। आपका पोस्ट सर्विस लॉस का केस। नेक्स्ट आता है, हम लोग अपनी इंक्रीज कर सकते हैं इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, की आपके प्लांट्स है वो मिनरल्स को यूज करे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सॉइल पे कंप्लीटली डिपेंड ना हो। मतलब होता है ना कि उन्होंने सॉइल ले लिया मिनरल्स को, लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा है। दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब बहुत ज्यादा सॉइल से इनटेक ले रहे हैं मिनरल्स का, लेकिन वो खुद यूज नहीं कर रहे हैं इतना ज्यादा। तो उनकी इफिशियंसी बढ़ा देंगे अगर हम, तो इफिशियंसी बढ़ाने से क्या होगा, उस सॉइल से ज्यादा मिनरल्स ही लेंगे, और हमारी सॉइल भी है वो ज्यादा टाइम तक फर्टाइल रह पाएगी। जैसे आप लोगों ने वो केस सुना होगा, एसएसटी वगैरह में पढ़ते थे हम लोग, कि जो ये फार्मर्स वगैरह होते हैं क्या करते हैं ना, एक फील्ड पे ना कुछ साल तक क्रॉप होती है, कुछ साल तक खेती होती है, और फिर उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ देते हैं खेत को, लैंड को। क्यों? क्योंकि उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और फिर कुछ टाइम बाद हम उसको यूज करते हैं, तब तक उसकी फर्टिलिटी वापस रीगेन हो जाती है। होता है ना। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, हम अपने फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने का भी वी हैव अ केस, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था। वी हैव गोल्डन राइस। राइस। गोल्डन राइस को हम लोगों ने जीन कौन से क्रॉप से लिया था? डैफोडिल प्लांट से लिया। डेफोडिल से लिया। डेफोडिल से जीन का नाम क्या था लिया, जो बीटा कैरोटीन। कैरोटीन जीन लिया। इस बीटा कैरोटीन जीन को कौन से वेक्टर के साथ डाला? टाइप्लाज्मिड ना, टाइप्लाज्मिड। टाइप्लाज्मिड को किस बैक्टीरिया से लिया था हमने? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। वेरी गुड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन। ये बैक्टीरिया क्या कोज करता है? ट्यूमर कॉज करता है। मैम ट्यूमर कॉज करता है प्लांट्स में। ट्यूमर कोज करता है डाइकोट प्लांट के अंदर, लेकिन कभी भी सीरियल्स में नहीं करता। यस मैम। यस। ठीक है। अब ये टाइप्लाज्मिड को हमने क्या करा, मतलब इस बीटा कैरोटीन जीन को प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट करा के अपनी राइस प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जो हमारा राइस है वो बीटा कैरोटीन जीन बनाने लग गया, और बीटा कैरोटीन बनते ही क्या हुआ इसके अंदर, राइस खाएंगे, बीटा कैरोटीन हमारे लीवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उसको कौन सी डिसीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमको यहाँ पे क्या ट्रीट करना है, इस गोल्डन राइस के थ्रू कौन सी डिसीज ट्रीट कर रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर ये पॉइंट भी सबको? यस मैम। इसके बाद हमारे पास एक और केस आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि जो हमारी भी क्रॉप है ना, इन क्रॉप को हमें इंसेक्ट से बचाना है, बचाना नहीं बचाना है। अब इन क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए हम लोगों ने एक क्रॉप बनवाया विच इज नोन एज बीटी कॉटन। अब यहाँ पे बीटी क्या बताता है? बीटी रिप्रेजेंट बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ये एक बैक्टीरिया है।
दिस इज अ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली क्या प्रोड्यूस होता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है BT toxin. बीटी टॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और ये एंडोटॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में रहता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बैसिलस यूरेनजेनेसिस आवाज रुक रही है आपकी। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही अब। मैं बोल रही हूँ बैसिलस। बेटा मेरी मैम साइड तो सब स्क्रीन कुछ नहीं सही दिख दिखा रही। रहा है, मैम ना स्क्रीन क्यों भी नहीं दिख रही दिख ना रही है आवाज आ रही है। किसी? मैम नहीं, अब आ अब आ गई। गई। मैम आवाज आपका वीडियो भी मैम अब आ स्टक हो गई। रहा है। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। चाहिए आप? यस मैम। यस मैम अब चलो। ठीक है। सो मैं बता रही थी बैसिलस यूरेनजेनेसिस के बारे में। बैसिलस यूरेनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर नेचुरली एक टॉक्सिन बनता है विच इज योर एंडोटॉक्सिन। ये एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया की बॉडी में रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अभी एक्टिव कब होगा? मैम जब पीएच मिल जाएगा उसे, अल्कलाइन पीएच मिल जाएगा इंसेक्ट के गट में। ऑफ गट। एक्टिव ओनली इन, इंसेक्ट के अल्कलाइन पीएच ऑफ गट में। हाँ, एल्कलाइन मीडियम में ही जाके एक्टिव होता है सर। ये हमें पता है। किसके बारे में पता है हमें? बैसिलस यूरेनजेनेसिस के बारे में पता है। अब क्या हुआ, अब हमें ये चीज पता चल गया तो हमने अपनी क्रॉप देखी। भाई हमारे पास ना कॉटन की क्रॉप थी, ठीक है। और उस कॉटन के अंदर क्या था ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स आते थे और उस कॉटन की क्रॉप को बहुत हार्म करते थे, ठीक है। और हमने ये पता लगाया कि उस कॉटन को खाने वाले जो इंसेक्ट्स है ना, उन इंसेक्ट्स की जो गट है वो एल्कलाइन है। पता चल गया हमको कि उनकी गट एल्कलाइन है। तो हमने क्या किया ना, अपने प्लांट के अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर इस बैसिलस यूरेनजेनेसिस का वो जीन निकाल लिया जो जीन ये एंडोटॉक्सिन बताता था। उस जीन का नाम क्या था? फ्राइजीन। ठीक है, बैसिलस यूरेनजेनेसिस से जीन निकाल लिया जो जीन एंडोटॉक्सिन बनाता था और इस जीन को उठा के कॉटन क्रॉप के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको कॉटन क्रॉप के अंदर इनकॉर्पोरेट किया तो अब हमारी जो कॉटन है वो भी एंडोटॉक्सिन बनाने लग गई। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बना रही है नहीं बना रही है? तो उसके अंदर भी एंडोटॉक्सिन बनेगा। अब आने दो इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स आएंगे क्रॉप को खाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे वो क्रॉप को खाएंगे तो उन इंसेक्ट्स के अंदर बॉडी में क्या जाएगा? एंडोटॉक्सिन जाएगा। मैम अब जैसे ही उनकी बॉडी में एंडोटॉक्सिन जाएगा, उनकी गट एल्कलाइन है, वहां पे जाके वो एक्टिवेट हो जाएगा और उनकी गट को ब्रेक, गुट की जितनी सेल्स है उनको स्वेलिंग कर देगा, उनके पोर्स में स्वेलिंग करके लाइसिस कर देगा। बना देगा फिर स्वेलिंग हो जाएगी। उनकी गट के अंदर छोटे छोटे पोर बनाएगा, पोर बनाने की वजह से स्वेलिंग एंड फिर हमारे इंसेक्ट की डेथ। तो ऐसे हम लोगों ने अपनी क्रॉप के ऊपर कोई पेस्टिसाइड वगैरह कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं किया ना हमने, हमारे एनवायरमेंट को कुछ हार्म नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी कॉटन को बीटी कॉटन बना दिया। अब देखो ये एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बैसिलस यूरेनजेनेसिस के कुछ स्ट्रेन्स प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं दैट किल सर्ट। देखो हर टाइप के इंसेक्ट नहीं किल करते हो, कुछ टाइप के इंसेक्ट, ये याद रखना है। जैसे कि लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन में हमारे पास दो एग्जांपल देते हैं, टोबैको बर्ड वॉर्म और आर्मी वॉर्म। या फिर कोलियोप्टेरन, इसके अंदर हमारे पास बीटल्स है, डिप्थेरन जिसके अंदर हमारे पास फ्लाइज एंड मॉस्किटो है। ये याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। बैसिलस यूरेनजेनेसिस एक प्रोटीन बनाता है जिसकी कुछ अलग अलग फेजेस है, मतलब पहले इनएक्टिव होता है, एल्कलाइन मिल जाए एक्टिव होगा। ये क्या करता है, एक टॉक्सिन बनाता है जिस टॉक्सिन को हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये जो टॉक्सिन है ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार देता? क्योंकि बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हाँ प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। उन्होंने आंसर भी लिख के दिया कि ये इनएक्टिव है, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में है, बट ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगी। और कैसे एक्टिव हो जाता है, इसका जो क्रिस्टल्स है वो सोल्यूबलाइज हो जाता है, सोल्यूबल हो जाते हैं
एल्कलाइन पीएच मिलते ही। और जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है ये आपकी एपिथेलियल सेल्स की, मिडगट की एपिथेलियल सेल्स से बाइंड करेगा और वहां पे छोटे छोटे पोर्स बनवाएगा एंड सेल की स्वेलिंग, इवेंचुअली सेल की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे हमारे पास हमने क्या करा, फिर इस बीटी टॉक्सिन जीन को निकाला कहाँ से, बैसिलस यूरिनजेनेसिस से, और अपनी क्रॉप के अंदर डाल दिया। अब यही क्रॉप हमारे क्या बनाने लग गए, खुद से प्रोटीन बनाने लग गए एंड हमारी क्रॉप इंसेक्टिसाइडल की तरह वर्क करने लग गई खुद से। एग्जाम्पल याद रखना है, द प्रोटीन इनकोडेड cry1ac एंड cry2ab, ये किस मतलब ये जीन्स का नाम है। cry1ac, cry2ab, ये किसको कंट्रोल करते हैं, कॉटन बॉल और cry1ab किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर लिख लो उसको, cry1ab लिखो, कॉर्न बोरर, ठीक है। फिर लिखो cry2ab लिखो, देखो पहले 1ab फिर नेक्स्ट 2ab देन cry1ac, इन दोनों के लिए हमारे पास बॉलवॉर्म, ये कॉर्न बोरर है एंड दिस इज बॉलवॉर्म, कॉटन बॉलवॉर्म। क्लियर? ये डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, डायग्राम से आप बता ही सकते हो, ए वाला हमारा वो है जो कि बॉलवॉर्म ने इसको, ये मिच्योर वाला है। अब नेक्स्ट केस आ जाता है हमारे पास, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है, जो हम लोगों ने वो पढ़ा ना अभी, टमाटो वाला, टमाटो की सॉफ्टनिंग के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज था। टेक्निक कौन सी यूज की थी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक हमने वहां पे यूज की थी। अब उस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को हम एक जगह पे और यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, हमारे पास एक निमेटोड है, मतलब हमने देखा ये चीज, एक निमेटोड है, ये निमेटोड क्या करता है, निमेटोड का नाम याद रखना है सबसे पहले तो, मेलोडीगाइन इंकोग्निशन। ये क्या करता है, हमारा जो टोबैको प्लांट है ना उसकी रूट्स को इन्फेक्ट करता है, और उसके रूट्स के ऊपर जनरली एज अ पैरासाइट की तरह रहता है, ये रूट्स को इन्फेक्ट करता है, एज अ पैरासाइट रहता है, और टोबैको प्लांट की बहुत ज्यादा यील्ड को कम कर देता है। ठीक है। तो अब हमें पुनीत को डाउट है बेटा, नहीं है, चलो फिर हमारे पास अ नोवेल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड। अब हमने एक स्ट्रेटजी लगाया कि भाई हम कैसे रोक सकते हैं इसको, तो इसके लिए ऑब्वियसली हमने वही टेक्निक यूज करा, आरएनए इंटरफेरेंस। अब आरएनए इंटरफेरेंस कैसी टेक्निक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, या फिर इसके बारे में आप साइड में थोड़ा सा लिख भी सकते हो। आरएनए इंटरफेरेंस को शॉर्ट में आरएनए आई हम लिखते हैं। ये पता क्या होता है, एक नेचुरल मैकेनिज्म है, ये नेचुरल मैकेनिज्म है, और ये हर एक यूकैरियोट की बॉडी में पाया जाता है। हम लोग भी यूकैरियोट्स है ना, यस मैम। ये एक सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस समझते हो, यस मैम। डिफेंस बचाना। अभी क्या काम करता है ना, ये हमेशा ये काम करता है, हमेशा हमारी बॉडी के अंदर कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ना बन जाए उस चीज को रोकता है। किसको बनने से रोकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रोकता है ये हमेशा। कैसे रोकता है इसको थोड़ा सा समझ लो। लेट सपोज मेरे पास एक ह्यूमन सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल के ऊपर कोई वायरस आ रहा है। अब वायरस ऑब्वियसली क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है सेल के अंदर। वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है या नहीं होता है, यस मैम। ठीक है। अब इसका लेट सपोज इसका आरएनए था डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, हमने मान लिया। तो जैसे ही इसका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा, कोई भी डीएनए हो या आरएनए, अगर वो डबल स्ट्रैंडेड है उसमें से एक स्ट्रैंड तो हमेशा वर्क करेगा कोडिंग के जैसे, और एक वर्क करेगा नॉन कोडिंग के जैसे, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक ही स्ट्रैंड तो प्रोटीन को कोड करता है ना, दोनों स्ट्रैंड तो नहीं कोड कर सकते प्रोटीन को। यस मैम। दोनों स्ट्रैंड कभी नहीं कोड करेंगे ना। तो इसमें आपको याद रखना है वो स्ट्रैंड
जो कि प्रोटीन को कोड करता है, उसको बोलते हैं हम आपका सेंस स्ट्रैंड या फिर सेंस आरएनए। और वो स्ट्रैंड जो कभी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, विच इज एंटीसेंस। आरएनए। तो जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, आपकी बॉडी में एक फैक्टर आ जाता है विच इज नोन एज RISC फैक्टर। RISC फैक्टर क्या होता है? आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये RISC आएगा और इससे बाइंड करेगा, किससे? आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। और RISC हमेशा क्या करता है? ये कट कर देता है सेंस आरएनए को। आरएनए वाला सेंस आरएनए था, इसको इसने कट कर दिया। अब बचा कौन सा आपकी बॉडी में? सेल में सिर्फ एंटीसेंस। antisense। और क्या एंटीसेंस आपकी बॉडी में कुछ हार्म कर पाएगा? प्रोटीन नहीं बनाने देगा। प्रोटीन ही नहीं बनेगा। और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो भाई आपका वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो हार्म नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा कुछ भी। यस मैम। है ना? मैम एक बार और बता दीजिए। देखो अभी नहीं समझ में आया, अभी मेलिडोकाइन इनकॉग्निशिया वाला केस समझाऊंगी, इससे समझ आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास आरएनए था, कोडिंग नॉन कोडिंग वाला था। हमेशा याद रखना, सिर्फ RISC फैक्टर आपकी बॉडी में, आपकी सेल में सिर्फ तब प्रोड्यूस होगा जब आपकी सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा होगा। और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड बनेगा, उस डबल स्ट्रैंड में से वो वाला स्ट्रैंड जो प्रोटीन को कोड करता है, RISC उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मेलिडोकाइन इनकॉग्निशिया निमेटोड है, एक पहला केस याद रखना है। किसको इन्फेक्ट करता है? टोबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट करता है। तो पहले ना इस मेलिडोकाइन इनकॉग्निशिया के ऊपर ही रिसर्च किया गया, पता लगाया गया कि एग्जैक्टली हमारी टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कैसे करता है। फिर जब इसके बारे में अच्छे से पता लगाया गया तो ये पता लगा हमको कि ये निमेटोड एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनवाता है। ठीक है, और वो प्रोटीन जाके हमारी टोबैको की रूट से चिपक जाता है और फिर ये वहां पे एज अ पैरासाइट रहता है और वहां से फूड लेता रहता है और टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता रहता है। तो इसका मतलब अगर हम उस प्रोटीन को बनने से रोक दे तो निमेटोड हमारी टोबैको रूट्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा ना। यस मैम। क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम कौन कोज कर रहा है? वो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन उसको हेल्प कर रहा है टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करने में। और ऑब्वियसली अब हमको पता ही चल गया रीजन, भाई एक प्रोटीन है तो उस प्रोटीन बनने वाले आरएनए को हम साइलेंस कर दें। यस मैम। यस मैम। और अगर हमने उस प्रोटीन बनाने वाले आरएनए को साइलेंस कर दिया तो ना तो रहेगा आरएनए, ना रहेगा प्रोटीन, ना रहेगा वो एज अ इन्फेक्ट पैरासाइट। यस मैम सॉल्व या नहीं? मैम हमने एंटीसेंस बना लिया, उसके बाद से हमने क्या किया एक बार वो बता दो। हमने एंटीसेंस नहीं बनवाया, हमने कुछ नहीं, हमने सिर्फ इतना किया यहाँ पे, हमने अभी मेलिडोकाइन इनकॉग्निशिया के अंदर ये चीज पता करा कि वो एज अ पैरासाइट कैसे रह पाता है टोबैको के पास। तो हमें ही पता चला कि निमेटोड की बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनता है। ठीक है, और वो प्रोटीन हेल्प करता है निमेटोड को टोबैको प्लांट्स की रूट से चिपकने में। और अगर वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो टोबैको प्लांट को निमेटोड इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो क्यों ना हम उस प्रोटीन को रोक दें बनने से। यस प्लांट के अंदर हम उस प्रोटीन के प्रोडक्शन को रोक रहे हैं ना। हाँ, प्रोटीन के प्रोडक्शन को रोक रहा है। प्रोटीन किससे बन रहा है? आरएनए से। आरएनए से। तो हमें आरएनए को रोकना है ना फिर पहले। हाँ। तो आरएनए को रोकने के लिए हमारे पास ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक है कि भाई किसी भी तरह हम क्या कर दें, हमारी जो लेट्स सपोज, चलो उसको थोड़ा सा बड़ा बना के समझते हैं। ये हमारे पास टोबैको प्लांट है। ठीक है, अब हमने क्या किया ना, ये हमारा निमेटोड था, इस निमेटोड के माउथ के पास ये प्रोटीन बन रहा था, जो प्रोटीन हेल्प कर रहा था हमारी टोबैको को इन्फेक्ट करने में। तो हमने क्या किया, इसी प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रोटीन किस टाइप का है और इस प्रोटीन का आरएनए क्या है, इस प्रोटीन का आरएनए क्या है। तो हमने अपनी टोबैको प्लांट के अंदर इसी आरएनए का एंटीसेंस आरएनए बनवाया, मतलब इसी का
एंटीसेंस नहीं बनवाया, ऐसा समझ लो इसका ही आरएनए लिया हमने और इस आरएनए को इस टाइप से मॉडिफाई किया कि ये टोबैको प्लांट के अंदर एज अ डबल स्ट्रैंडेड जाके रहे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेप बाय स्टेप समझना, समझ में आएगा। हमने क्या किया, इस आरएनए को लिया और इस आरएनए को टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया, लेकिन इस टाइप से मॉडिफाई किया सो दैट इट कैन प्रोड्यूस। मैम जो ये निमेटोड है ये भी तो हमारा यूकैरियोट ही है, ये भी यूकैरियोट ही है, तो इसके अंदर भी तो वही चीज हो रही तो होगी। इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड थोड़ा ही ना है, सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड हाँ है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। और हमारे टोबैको प्लांट के अंदर भी हमने सिंगल स्ट्रैंडेड ही डाला, लेकिन उसको मॉडिफाई करके डाला कि जैसे ही वो प्लांट के अंदर जाएगा वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा ले। अब जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना तो यूकैरियोट एक प्लांट, आरआईएससी फैक्टर आएगा। अब इस टोबैको प्लांट के अंदर केस समझो, हमने आरएनए डाला, कौन सा आरएनए, जो निमेटोड की बॉडी में था, वो आरएनए डाला, इस टाइप से मॉडिफाई करके डाला कि वो डबल स्ट्रैंडेड बना ले, डबल स्ट्रैंडेड बन गया, आरआईएससी आया। आरआईएससी ये नीचे वाला सेंस स्ट्रैंड, ऊपर वाला एंटीसेंस, तो इसने सेंस वाले स्ट्रैंड को डाइजेस्ट कर दिया। तो अब हमारे टोबैको प्लांट की बॉडी के अंदर क्या बच गया है, आरआईएससी फैक्टर विद एंटीसेंस आरएनए बच गया है ना। यस मैम। तो ये हमारा टोबैको प्लांट है, ठीक है, इतना याद रखो। अब निमेटोड आया, ठीक है, निमेटोड इसकी रूट्स को खाने की कोशिश कर रहा है। अब निमेटोड जैसे ही इसकी रूट को खाने की कोशिश करेगा, इसकी बॉडी के अंदर क्या जाएगा, ये एंटीसेंस आरएनए जाएगा। यस मैम। और इस एंटीसेंस का अपोजिट स्ट्रैंड हमारा कहाँ है, इसकी बॉडी में ऑलरेडी है, क्योंकि हमने इसकी बॉडी में जो आरएनए है उसी को ही यूज करके टोबैको के अंदर डाला था। यस मैम। उसी का सेंस है ना इसके अंदर। तो सेंस और एंटीसेंस जैसे ही इसकी बॉडी में, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी सेंस है और एंटीसेंस इसको टोबैको से मिल गया, इन दोनों ने जाके बाइंड करा, डबल स्ट्रैंडेड बन गया, नहीं बन गया। यस मैम। आरआईएससी आएगा इसकी बॉडी में, क्योंकि यूकैरियोट है, आरआईएससी आएगा तो इसके सेंस को कट कर देगा, इसके बॉडी में भी क्या बचेगा, एंटीसेंस, एंटीसेंस बचेगा। तो अब इसका प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये आएगा, खाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पे एज अ पैरासाइट नहीं रह पाएगा ना, लॉन्ग टर्म उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। यस मैम। केस सॉल्व। स्नेहा, लेक्चर की रिकॉर्डिंग बेटा मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, शीट में आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, जिसमें ये रेगुलरली अपडेट होती रहती है। मैम जो आरआईएससी है उसका काम ही यही होता है कि वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बनने से रोके और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसे खा ले, मैम डाइजेस्ट कर ले। आरआईएससी का काम यही, क्योंकि एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना हमारी बॉडी में, कि कभी भी डबल स्ट्रैंडेड को बनने नहीं देगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड बनने की कोशिश करेगा तो उसमें से जो हमारा सेंस स्ट्रैंड है उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। ओके मैम। ठीक है, अब पूरी की पूरी हम लोग बोर्ड एग्जाम तो अब हम देके आ चुके, अब हमको पूरी कहानी पढ़ने की नीड नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतना याद होना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है निमेटोड, निमेटोड का नाम मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है, किसको इन्फेक्ट कर रहा था, टोबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट कर रहा था। कौन सी टेक्निक लगाया हमने वहां पे, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक लगाया। यहां से क्वेश्चन आपका मिलेगा, ठीक है। अब ये आरएनए इंटरफेरेंस कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है आपका जब आपका सेंस और एंटीसेंस दोनों के दोनों होस्ट के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, तो डबल स्ट्रैंडेड बनते ही सेंस स्ट्रैंड जो होता है वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ से वो आता है इंसुलिन से। इंसुलिन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हमारे पास अब तक हम देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक क्रॉप पढ़ी जिसकी हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई, विच इज आवर गोल्डन राइस। सेकेंड हमने पढ़ा, हमने उसको अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज को कम करा, विच इज योर बीटी कॉटन। सेम हमने एक और पेस्ट को बचाया, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया। 3 केस मैंने पढ़ाए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बचाने के लिए हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो करा। 4 केसेस। यस मैम। अब हम पढ़ेंगे कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके मेडिसिन कैसे बना सकते हैं। तो अगर मेडिसिन की बात करोगे तो एक लाइन आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एट प्रेजेंट 30
रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है जिनको ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन आउट ऑफ द 30 इंडिया में मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ 12 ही है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। 30 अप्रूव है, आउट ऑफ द 30 12 मार्केटिंग में है। याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। इंसुलिन, अब इंसुलिन का केस तो आप लोगों को पता ही है कि भाई कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसी के लिए हम लोग इंसुलिन का यूज करेंगे। इंसुलिन को बनाने वाली सबसे पहली कंपनी थी हमारी एली लिली, है ना? ये रही। यस मैम। यस मैम। 19 अमेरिकन कंपनी। एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने इंसुलिन को सबसे पहले बनाया था। किसके अंदर बनाया था? इकोलाई के अंदर। इकोलाई के अंदर बनाया था। ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ जाता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इस डायग्राम में हमसे ये बता रहे, जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें आपको 3 पेप्टाइड दिख रहे हैं, कलर वाइज देख सकते हो आप। यस। दिख रहे हैं 3 पेप्टाइड। तो हमारे पास जो ब्लू वाला है दिस इज योर ए पेप्टाइड, ग्रीन वाला इज योर बी पेप्टाइड और ये ग्रेइश वाला इज योर सी पेप्टाइड। तो अभी हमारे पास क्या है? दिस इज योर प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन को अगर आपको एक मेच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करना है तो आपको वहां से कौन सा पेप्टाइड रिमूव करना होगा? सी पेप्टाइड आपको रिमूव करना होगा। सी पेप्टाइड, पेप्टाइड इज प्रोटीन। कितने अमाइनो एसिड है सी के अंदर? 33 अमाइनो एसिड है। ए पेप्टाइड के अंदर कितने अमाइनो एसिड है? मैम 21 अमाइनो एसिड है। बी पेप्टाइड के अंदर मैम 30 अमीनो एसिड। 30 अमीनो एसिड्स है। तो अगर आपसे बोले कोई एक मेच्योर इंसुलिन के अंदर टोटल कितने अमीनो एसिड हुए? 51। मैम 51 अमीनो एसिड। और प्रो इंसुलिन के अंदर कितने हुए? 84। मैम 84। 84। याद रखना है। ये हमारे पास सी पेप्टाइड को हम निकाल देते हैं जिसके अंदर 33 अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रो इंसुलिन के अंदर 84 अमीनो एसिड और मेच्योर इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स को एली लिली ने 1983 में बनाया था इकोलाई का यूज करके। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब इसको आप पढ़ना चाहोगे, इसको आप पढ़ सकते हो इजीली। जो इंसुलिन है उसको ऑब्वियसली हम डायबिटीज के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले जो इंसुलिन है इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया? आपका कैटल और पिग से एक्सट्रैक्ट किया गया। इंसुलिन को किसी एनिमल सोर्स से तो कोज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी और अलग अलग टाइप के रिएक्शंस मिले। इंसुलिन के अंदर देखा गया कि 2 टाइप की चेन होती है। दोनों चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको? मैम डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। ह्यूमंस के अंदर दे आर सेइंग कि जो इंसुलिन है वो एक प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है, प्रो हार्मोन की तरह। बिफोर इट बिकम अ फुल्ली मेच्योर या फिर फंक्शनल बनती है वो, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है विच इज योर सी पेप्टाइड, जो कि मेच्योर इंसुलिन के अंदर नहीं होता। तो अगर हमको प्रो से मेच्योर बनाना है वी नीड टू रिमूव द सी पेप्टाइड। यस मैम। ठीक है। और मेन जो चैलेंज आ रहा था इंसुलिन का फॉर्मेशन में वो यही चैलेंज था कि हम लोग सी पेप्टाइड को कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ये किया गया कि इकोलाई के अंदर जब हम लोगों ने बनवाया उसको, ए पेप्टाइड को अलग बनवाया, बी पेप्टाइड को अलग बनवाया, फिर दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइन करा दिया गया। ठीक है, क्योंकि ए बी सी तीनों बनवा के वहां से सी को एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, तो इसलिए उन्होंने ए और बी को अलग अलग सिंथेसाइज करके उनको ज्वाइनिंग कराना इजी समझा। मैम अगर मैम जैसे ए और बी दोनों साथ में इंट्रोड्यूस करवा देते एक ही कोलाई में तो मैम सी भी बन जाता अपने आप उसी के साथ। अगर ए और बी को हम वहां पे साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करा देते, नहीं करा सकते थे ना, क्योंकि जो हमको कैटल या पिग से जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ना वो हमको एक प्रो इंसुलिन के फॉर्म में मिल रहा था। प्रो इंसुलिन के फॉर्म में हमें मैच्योर इंसुलिन कहीं से भी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। मैच्योर इज सिर्फ ए और बी, प्रो इज एबीसी, हमको एबीसी मिल रहा था। तो अगर हम एबीसी वाला ही जीन यूज करके बनवाते तो हमारे पास जो नए बनते वो सब एबीसी बनते, तो हम वहां से सी को कैसे रिमूव करते? यस मैम। तो इसलिए उन्होंने ए इंसुलिन को अलग बनवाया, बी इंसुलिन को अलग बनवाया, फिर उनको ज्वाइन कराया, ऐसे कराया। ठीक है। नेक्स्ट केस वी हैव जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मैंने आप लोगों को बायोटेक वाली प्रोसेसेस वाली क्लास में समझाया। यस मैम।
लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। 1990 में सबसे पहले दिया गया था 4 ईयर ओल्ड गर्ल, कौन सी डेफिशिएंसी थी उसके अंदर? एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम क्या काम करता है? एडीए एंजाइम आपका इम्यूनिटी प्रोलिफरेशन कराता है बीओ टी लिम्फोसाइट्स का। ये इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो एससीआईडी डिसीज हो जाएगी। एससीआईडी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जब हम इसको 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर करा रहे हैं तो एक टेम्पररी है या परमानेंट ट्रीटमेंट है? टेम्पररी है। टेम्पररी है। किन सेल्स के अंदर हम हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे? लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स के अंदर हम कराएंगे। ठीक है, एज हमको पता है सेल्स जो है हमारे पास वो नॉट इमॉर्टल है, मतलब सेल्स हमारे पास मॉर्टल, नॉट इमॉर्टल को शॉर्ट में भी लिख देते हैं मॉर्टल। मॉर्टल मतलब जो मर सकती है जल्दी, नॉट इमॉर्टल जो जल्दी मर जाती है। मॉर्टल का मतलब मरने वाली, ठीक है। इमॉर्टल अमर, अमर नहीं तो बोलते हैं अमर नहीं है, ये बोल रहे हैं अमर नहीं है सेल्स, तो इसका मतलब सेल्स कैसी है? मॉर्टल है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? पेशेंट्स को एक पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन चाहिए हेल्दी जीन यस मैम साइट्स का, है ना। तो ये जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स इसको इंट्रोड्यूस कराया, तो ये एक परमानेंट क्योर बन जाएगा। कब? जब हम इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नेक्स्ट स्टेज में कराएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में सिर्फ आपको टेस्ट का नाम याद रखना है। एलाइसा आ गया। पीसीआर की फुल फॉर्म पता है? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं? 3 होते हैं। एम्प्लीफिकेशन, डीनेचुरेशन और एनिलिंग। और मैम एक्सटेंशन। सबसे पहला स्टेप इज डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग, थर्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ठीक है, तीनों स्टेप्स याद रखने हैं। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं हम पीसीआर में? मैम टैग पॉलीमरेज। किस टैग पॉलीमरेज से आइसोलेट करते हैं? थर्मस एक्वेटिकस से। थर्मस एक्वेटिकस से करते हैं। दीपू समझ आ रहा है? हाँ मैम पढ़ा हूँ पूरा। ओके चलो ठीक है, ये याद रखना है आपको। और हाँ, एलाइसा की फुल फॉर्म देखो, पूरा डिटेल नहीं जाना है, बहुत मेन क्वेश्चंस ओरिएंटेड ही बताऊंगी सिर्फ मैं आप लोगों को। एलाइसा टेस्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है, मतलब प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इसके ऊपर बेस्ड आपका ये मैकेनिज्म होता है। ये हो गया हमारे पास। एक और टर्म प्रोब क्या होता है? यही से आएगा सिंगल स्टैंडर्ड जो रेडियो आइसोटोप कर देते हैं। मैम जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट में यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम उनका यूज करते हैं अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस को पता करने के लिए कि मेरा वो सीक्वेंस जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है एग्जैक्टली। तो हम डीएनए प्रोब बनाते हैं और उस प्रोब को छोड़ देते हैं मशीन के ऊपर, तो जहाँ पे जाके बाइंड कर जाता है, फिर वहीं पे हमको पता चल जाता है कि ये, क्योंकि वहीं पे रेडियो एक्टिविटी शो होगी तो हमको पता चल जाता है यहाँ पे बाइंड किया, इसका साइज इतना है, ये सब पता लगा लेते हैं। तो याद रखना है, प्रोब्स सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं हमेशा और रेडियो एक्टिव हो। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकते हैं। इनको हम यूज कहाँ पे करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ऑटो रेडियोग्राफी में यूज करता है। ऑटो रेडियोग्राफी में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के क्लोन्स होते हैं ये, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के क्लोन्स होते हैं ये। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वाला ये कॉन्सेप्ट है, इसको मत पढ़ना, नहीं आता क्वेश्चन। बस इसमें ना ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाला पैराग्राफ है, ये वाला याद रखना है आपको, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है देखो, सबसे पहला इन्होंने हमको बताया हुआ था ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। इस एंजाइम को हम यूज किसके लिए करते हैं? एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ हम लोग फिनाइल कीटोनूरिया के लिए भी यूज करते हैं या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी यूज करते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। लेकिन क्वेश्चन आएगा एम्फाइसीमा में कौन सा प्रोटीन होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन। ठीक है।
1997 में सबसे पहले रोजी काओ बनाई गई थी, सबसे पहली ट्रांसजेनिक काओ थी ये रोजी काओ। इसके अंदर क्या था, इसका जो मिल्क था उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन एनरिच बनाया गया, इतना ज्यादा प्रोटीन एनरिच कि उसके 1 लीटर ऑफ मिल्क के अंदर 2.4 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट होगा। 1 लीटर ऑफ मिल्क के अंदर कितना प्रोटीन होगा? 2.4 ग्राम। क्या इसके मिल्क के अंदर कैपेबिलिटी थी? इसके अंदर अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन था, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन था। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू थी इसके मिल्क की नेचुरल काउ मिल्क की कंपैरिजन में। याद रखना है 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम, और क्या था इसके अंदर? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, और एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्लियर? यस मैम। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हम किस एनिमल का यूज करते हैं? मैम रेड रेड का। माइस का। या माइस का यूज करते हैं हम लोग, ट्रांसजेनिक माइसेस का हम यूज करते हैं। अब आ गई हमारे पास नेक्स्ट केसेस, एथिकल इश्यूज। अब हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, अब उसको मार्केट में ले जाने से पहले हमको पहले उसको जीएसी के पास लेके जाना पड़ेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो ये चीज इंश्योर करेगी कि जो हमने रिसर्च की है उसकी सेफ्टी वगैरह देखेगी, पब्लिक सर्विसेज के लिए ये सारी चीजों को पता करेगी। कौन? जीईएसी कमेटी। ठीक है, याद रहेगी ये चीज, फुल फॉर्म पे वही आ जाता है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब होता है, सिंपली याद रखना, चोरी। कि आपका कोई भी बायो रिसोर्सेज का यूज आप कर रहे हैं, बायो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं बिना प्रॉपर ऑथोराइजेशन के, किसी जिस भी पर्सन का वो है उसकी परमिशन के बिना अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो वो आपकी बायोपायरेसी होगी। क्लियर? स्टेटमेंट आवाज गया आता आपका। है, करेक्ट वॉइस ब्रेक हो रही है। बायोपायरेसी आया समझ में? यस मैम। ठीक है, आ जाओगे। मैम इससे स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है? स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है लास्ट वाले, ये जितना भी चीजें बता रही हूँ जहां जहां से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोपायरेसी। अब यहाँ पे ना ये देखो, ये केस स्टडी दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ से भी क्वेश्चन डाल ही देते हैं। वैसे तो बहुत कम याद रहता है हम लोगों को ये, बट स्टिल पढ़ लेता है। राइस हम लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है। ठीक है, कितनी राइस की वैरायटी है? पहला क्वेश्चन। 20,000। 2 लाख। 1000 है, लाख है? ये 200,000। लाइक है। 2 लाख है। 2 लाख। हाँ, 2 लाख। तो इसलिए बोला Internal. जाता है कि जो इंडिया है उसके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे रिचेस्ट वर्ल्ड में है इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है इसके अंदर। और सबसे अच्छा राइस जो आप सबके घरों में मिलता है, बासमती राइस। यूनिक किस लिए जाना जाता है? अपनी यूनिक एरोमा और फ्लेवर के लिए जाना जाता है। स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज। डॉक्यूमेंटेड मतलब जिनके लिए प्रॉपर पेपर वर्क वगैरह किया हुआ है। बासमती की इंडिया में ग्रो की जाती है। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, मतलब पुरानी, अब होता है ना वो स्क्रिप्ट्स वगैरह, वो पुराने टाइम की बुक्स वगैरह जो होती हैं उनमें भी लिखा हुआ है ये चीज, एंशिएंट टेक्स्ट में ये सब चीजें। इट हैज ग्रोन फॉर सेंचुरीज। 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस को अपने नाम पेटेंट करा लिया। अब क्या होगा, अब उन्होंने इसको, बिकॉज इंडिया के अंदर ये उगाई जाती थी, लेकिन इंडिया के पास प्रॉपर कोई ये नहीं था ना कि भाई ये चीज मेरी ही है, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं था उनके पास। लेकिन अमेरिका कंपनी इस चीज का फायदा उठाया कि इंडिया को नहीं पता है, तो उन्होंने अपने नाम उसको पेटेंट करा लिया। अब पेटेंट कराने से होगा क्या? अब ये होगा कि भाई अगर मैं बासमती राइस अपने एरिया में कुछ भी इसके अंदर चेंजेस करना चाहूँ, कुछ भी बेचना चाहूँ, कुछ, तो मुझे यूएस से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना? कहने के लिए तो बायोपायरेसी है ना? यस मैम। लॉजिकली बायोपायरेसी में काउंट नहीं होगी। क्यों काउंट नहीं होगी?
क्योंकि हमारे पास वो पेटेंट नहीं था। हमने पेटेंट नहीं कराया हुआ था, हम उसके मेन ऑथराइज कंट्री नहीं थी। अब ऑथराइज कंट्री यूएस बन गई है। अब अगर हम बासमती को यूज करेंगे तो इंडिया बायोपायरेसी करा रहा है, ठीक है। तो यार 1997 में अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस को पेटेंट करा लिया अपने नाम, एंड इस कंपनी ने अलाउ किया टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती यूएस और अब्रॉड में इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, और जबकि वो वैरायटी ऑलरेडी इंडियन फार्मर्स ने बनाई हुई थी। इंडियन बासमती अब कैसे नई वैरायटी बनाई, इसके ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है। उन्होंने इंडियन बासमती को एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस कराया और उसको बोल दिया कि भाई ये नोवेल इन्वेंशन है, एक नई इन्वेंशन है। और ऐसे ही बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास टर्मरिक नीम है, इन सब के अंदर भी, बिकॉज ये सब क्या है, इंडियन की ट्रेडिशनल है, लेकिन वही हमारे पास अगर इनका पेटेंटिंग वगैरह नहीं होगा, कोई दूसरी कंट्री आएगी उसको पेटेंट करा लेगी, फिर हम लोग उनसे परमिशन लेते रहेंगे, जबकि है तो ऑब्वियसली इंडिया की। मेन केस आपको राइस का याद रखना है। यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं, टोटल वेराइटी 27। नोवल वेराइटी कैसे बनाई गई, इंडियन बासमती को सेमी ड्वार्फ वेराइटी से क्रॉस करा के बनाया गया। अमेरिका कंपनी ने उसको पेटेंट कौन से ईयर में कराया, 1997 में। अगर क्वेश्चन आएगा यहां से आएगा, ठीक है। अब पेटेंटिंग होता क्या है, पेटेंटिंग का मतलब यही है कि भाई आपको गवर्नमेंट को ये चीज लिख के देना पड़ेगा। जैसे होता है ना, कोई भी टीचर वगैरह रिसर्च पेपर्स लिखता है, तो जैसे पीएचडी में आप लोगों ने सुना होगा, पीएचडी में सिर्फ रिसर्च वर्क होता है ना। तो रिसर्च Yes, वर्क हमको क्या करना होगा ना, कोई ऐसा टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे, उस टॉपिक के अंदर पूरी इंडिया में किसी ने काम ना किया हो, और अगर किसी ने काम किया हुआ है तो मैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकती, मैं उसको पेटेंट नहीं करा पाऊंगी। कोई रिसर्च पेपर लिखा जाता है तो रिसर्च पेपर आपका यूनिक होना चाहिए, अगर आपका यूनिक नहीं है तो पब्लिश नहीं होगा। तो पीएचडी में सबसे बड़ा टास्क पता यही होता है, ये चीज पता लगाना कि भाई हम पढ़े क्या, जो किसी और ने अब तक नहीं किया है, वो होता है। और ऐसे ही हमारा चैप्टर फिनिश। याद रखना है, देखो बायोटेक्नोलॉजी सबसे इजी यूनिट है, 2 चैप्टर है छोटे छोटे से, और बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना ज्यादा डेटा भी नहीं है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है यहाँ से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो मेक श्योर कि बायोटेक को ना बार बार रिवाइज करके चलोगे, रिपीटिव रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना